दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। अभी जो लास्ट लेक्चर हम लोग आपके सामने लाए थे नेहरू के संदर्भ में, वो था नेहरू का आर्थिक विचार। आज हम नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान रहा, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग पूरे बहुत सारे सेक्टर में तोड़ लेंगे कि नेहरू का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान रहा, नेहरू का भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में क्या योगदान रहा, नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या रहा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेहरू का मानवतावादी रुख, राज्य संबंधी विचार क्या है नेहरू का गुट निरपेक्षता का सिद्धांत क्या था, नेहरू का पंचशील का सिद्धांत क्या था, नेहरू ने रक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, नेहरू ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, नेहरू ने सामाजिक कार्यों के संदर्भ में क्या योगदान दिया। और इन सभी क्षेत्रों को हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नेहरू का जब योगदान पढ़ने के बाद हम कंक्लूड करेंगे तो हम देखेंगे कि नेहरू एक गजब प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उन्होंने ही वास्तव में एक सशक्त भारत की नींव रखी। और उस समय जब भारत के पास संसाधन नहीं थे, जब भारत के पास तकनीक नहीं थी, जब भारत के पास तकनीकी मानव संसाधन नहीं थे, उस परिस्थिति में ऐसे दूरदर्शी दृष्टिकोण को देखना। और हम ये भी देखेंगे कि वो संस्थाएं जो नेहरू ने उस समय स्थापित करवाई आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में योगदान। नेहरू 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने और 1964 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। यहाँ पर नेहरू एक ऐसे भारत को स्थापित करना चाह रहे थे जो कि आर्थिक व राजनीतिक रूप से दुनिया के समक्ष सशक्त हो और अपने आंतरिक भारत में वह सामाजिक व सांस्कृतिक भारत की सशक्तता चाहते थे, मजबूती चाहते थे। दोनों, ये भारत को आंतरिक रूप से भी, बाहरी रूप में भी, और ये भारत को आंतरिक रूप से, मतलब एक तरह से ऐसे भारत का निर्माण करना चाह रहे थे नेहरू जी जो कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त भारत हो। हम आज नेहरू जी के योगदान को बहुत सारे एस्पेक्ट में देखेंगे, पॉइंट वाइज इसको देखते जाएंगे। अगर हम नेहरू का राज्य संबंधी दृष्टिकोण देखें कि नेहरू राज्य को लेकर क्या सोचते हैं, तो नेहरू राज्य को एक अनिवार्य इकाई मानते हैं। नेहरू कहते हैं कि लोक कल्याणकारी कार्यों का संपादन करने के लिए एक एजेंसी चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक एजेंसी चाहिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एजेंसी चाहिए, और वह राज्य ही होगी। तो इसको एक अनिवार्य तत्व के रूप में नेहरू देख रहे हैं। दूसरी ओर नेहरू ये भी कहते हैं कि राज्य में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेहरू ये समझते थे कि अगर धर्म का समावेश होने पाया तो पुनः से जो भारत की पुरातन समस्याएं हैं, अस्पृश्यता, जाति प्रथा, उनको समाप्त नहीं किया जा सकेगा। अर्थात एक तरह से नेहरू जो है धर्म निरपेक्षता पर बल देते हैं। तो नेहरू का राज्य संबंधी विचार, और नेहरू ने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का विकास किया जिसमें धर्मनिरपेक्षता का कड़ाई पूर्वक पालन किया गया। और बाद में हमने देखा ही कि 1976 में जाते जाते संविधान संशोधन किया गया 42वां, और उसके तहत भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द को डाल दिया गया, सेकुलरिज्म को डाल दिया गया। पहली विचारधारा नेहरू की राज्य संबंधी क्या थी। दूसरा, नेहरू लोकतंत्र के बड़े हिमायती थे। नेहरू लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति मानते थे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है यह समानता पर बल देता है। लोकतंत्र न्याय की बात करता है, और नेहरू भी इन दोनों ही पॉइंट पर जबरदस्त बल देते थे। नेहरू जब जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, रिलीजन इक्वलिटी की बात करते हैं, सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, नेहरू ये समझते थे कि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही इसको पाया जा सकता है। इसलिए नेहरू ने लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन किया, और इसका उद्देश्य था एक ऐसे समाज की स्थापना करना जो कि समानता पर आधारित हो,
जिसमें किसी तरह की जाति विभेदता ना हो, धार्मिक विभेदता ना हो, ना ही लैंगिक विभेदता हो, प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक क्षेत्र में समानता को स्थापित करते हैं नेहरू। अब दूसरी बात थी कि नेहरू और क्या करना चाह रहे थे। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर जा रहे हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, जब मैं लोकतांत्रिक समाजवाद कह रहा हूं, इसका मतलब ये हो रहा है कि समाजवाद में सामान्यतः जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद था, उसमें एक वर्ग को डराया गया, एक वर्ग को धमकाया गया, एक वर्ग के प्रति हिंसा कराई। लेकिन नेहरू के समाजवाद में सभी वर्गों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया, सभी वर्गों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया, और नेहरू के समाजवाद के माध्यम से आर्थिक विषमता को कम करने की कोशिश की गई। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि लोकतांत्रिक समाजवाद। पहला हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था, नेहरू का पहला देखा कि राज्य संबंधित विचारधारा नेहरू की क्या थी। इसके बाद चलते, नेहरू जब भारत स्वतंत्र हो रहा था 1950 में, नेहरू समझते थे कैसे इस देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ाया जाए, कैसे उच्च एजुकेशन को बढ़ाया जाए, और तभी नेहरू ने 1950 में आईआईटी की स्थापना करवाई। नेहरू शिक्षा के प्रति बड़े समर्पित थे, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों को आगे बढ़ाया और प्रत्येक जगहों पर स्कूल और कॉलेज की स्थापना को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। 1950 में आईआईटी आ रहा है, देखिएगा 1961 में नेहरू के द्वारा आईआईएम की भी स्थापना करा दी गई। तो ये दोनों ही बड़ी संस्थाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज भी लोग इस पे एडमिशन पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और इनके माध्यम से नेहरू ने तकनीकी मानवीय संसाधनों का निर्माण करवाया, और इन्हीं जो एम्पावर्ड लोग थे, जो टेक्निकली साउंड जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस था, इसने एक सशक्त भारत की नींव रखी, उसमें योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इन्होंने भारत का लोहा मनवाया। तो ये हमने देखा शिक्षा के क्षेत्र में नेहरू दिखते हुए दिखे। इसके बाद अगर हम देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेहरू को, तो नेहरू 1956 में एम्स की स्थापना करवा दे रहे हैं। अखिल भारतीय जो हमारा आयुर्विज्ञान है दिल्ली में, उसकी स्थापना 1956 में करवाया। इसके साथ ही नेहरू जो है प्रत्येक भारत के प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व जिले में जिला अस्पताल की स्थापना को सुनिश्चित करवा रहे हैं, और इसके माध्यम से नेहरू निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने की कोशिश करते हैं। नेहरू शिक्षा के क्षेत्र में दिख गए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिख गए, नेहरू हमें कृषि के क्षेत्र में भी दिख रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि नेहरू जो है दो चीजों पर बल दे रहे हैं, बड़े डैम को बनाने में, और इस बड़े डैम के माध्यम से नेहरू 12मासी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर रहे हैं, जल विद्युत को बढ़वा रहे हैं, ताकि कृषि व उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में विद्युत मिल सके। और दूसरी ओर नेहरू जो है तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। तो नेहरू का कृषि क्षेत्र में भी योगदान हम लोग देख लिए। अब अगर हम नेहरू को रक्षा के क्षेत्र में देखें, नेहरू समझते थे कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान और चाइना जैसे देश बैठे हुए हैं, इसीलिए नेहरू ने 1954 में जो है नेहरू के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना कराई गई, और 1958 में जो है नेहरू के द्वारा जो है डीआरडीओ की स्थापना करवाई गई। इन दोनों ही संस्थाओं के माध्यम से नेहरू जो है भारत में रक्षा क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नेहरू को हम लोगों ने अभी तक देखा, किन किन क्षेत्रों में देखा? नेहरू को कृषि क्षेत्र में देख लिया, नेहरू को हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में देख लिया, नेहरू को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लिया। अब अगर हम देखें नेहरू को रक्षा के क्षेत्र में देखा, अगर हम देखें नेहरू का विदेश नीति में क्या योगदान था। नेहरू अपने विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं, और नेहरू के द्वारा जो स्थापित मापदंड थे आज भी वह भारत की विदेश नीति में आधारभूत का काम करते हैं। नेहरू ने पूरे विदेश नीति के निर्धारण करते समय गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया,
जिसमें नेहरू कहते हैं कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करने के लिए विभिन्न विषयों में विभिन्न समयों पर इन दोनों गुटों का मूल्यांकन करेगा, और जो गुट भारत के राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करेंगे उस और शामिल होगा। और इसी तरह नेहरू जो है अपने पंचशील सिद्धांत को देते हैं, और नेहरू जब पंचशील सिद्धांत को देते हैं तो नेहरू का जो व्यक्तित्व है वो राष्ट्रवाद से बढ़कर अंतरराष्ट्रीयवाद हो जाता है, अंतरराष्ट्रवाद की ओर चला जाता है। और नेहरू जो है, नेहरू का जो व्यक्तित्व है वह मानववाद की ओर झुका दिखता है। याद रखिएगा, नेहरू के पंचशील सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं, नेहरू कहते हैं दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखना है, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, जब भी कोई समस्या आए तो अहिंसक तरीके से, बातचीत तरीके से काम करना है, सह अस्तित्व की भावना से, मतलब हमें दूसरों को भी गरिमा देना है, उसके अस्तित्व को भी हमको स्वीकार करना है। इन सब को नेहरू के पंचशील सिद्धांत में देखा जा सकता है। 1954 में पंचशील सिद्धांत को नेहरू जी ने दिया था और चाइना के साथ इस सिद्धांत को दिया गया था। ये दोनों ही सिद्धांत आज भी गुट निरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति का निर्धारण करने में आधार स्तंभ का कार्य करते हैं, और इसी के तहत जो है भारत अपनी विदेश नीति के बारे में चर्चा करता है। तो ये पंडित नेहरू को हमने देखा कि आज पंडित नेहरू के कारण ही हम लोग इस विकास को पा सके हैं, और आज जहां भारत खड़ा है उसमें पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। पंडित नेहरू के योगदान को उसी समय समझ लिया गया था, इनके व्यक्तित्व को उसी समय समझा गया था, और तब 1955 में ही जाकर के पंडित नेहरू को भारत रत्न से नवाजा गया, क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो 1946 अंतरिम सरकार का गठन, वहां से आते आते 1954 तक का जो सफर था पंडित नेहरू ने बड़ी सफलतापूर्वक निभाया था। और उनके इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी उपलब्धि के संदर्भ में पंडित नेहरू को 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया। आधुनिक भारत के रूप में अगर हम पंडित नेहरू के योगदान को देख रहे हैं तो आज हमें दिख रहा है हर क्षेत्रों में आज इन्हीं संस्थाओं ने, चाहे डीआरडीओ हो, एम्स हो, या जितनी भी आईआईटीज हो, इन्होंने ही भारत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, चाहे गुट निरपेक्षता हो या पंचशील सिद्धांत हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित नेहरू का अतुल्य योगदान था, और उनके योगदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन, पंडित नेहरू का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 2 सिद्धांतों को पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत रहेगा एकात्म मानववाद, और दूसरा पढ़ेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो एक थ्योरी अंत्योदय योजना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।